आज हम लोग उसी में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2, जिसमें हम लोग बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी सर्विसेज बैंकिंग की सर्विस देख रहे थे कि जिसमें बैंक की डेफिनेशन हमने अभी तक समझी और बैंक के फंक्शंस समझे थे। बैंक के मेन फंक्शंस और सब्सिडियरी फंक्शंस ये हमने समझे थे। अब आगे बैंक में ही दूसरा टॉपिक पर चलें तो वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। सबसे पहला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आपको बैंक के साथ कुछ भी वर्क अगर करना हो ना तो सबसे पहले आपको बैंक में अकाउंट शुरू करवाना पड़ता है, अकाउंट खुलवाना पड़ता है, मतलब कि जिससे आप बैंक के कस्टमर बनते हो और फिर आप बैंक के साथ या बैंक की सभी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हो। और बैंक में जब आप अकाउंट शुरू करवाते हो ना तो वो अकाउंट 4 तरह के अकाउंट्स होते हैं। कोई भी 4 में से जो अकाउंट आपको खुलवाना हो, जैसे सबसे पहला आता है वो आता है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट नाम से ही पता चलता है कि ये जनरली हर एक पर्सन की सेविंग के लिए ये अकाउंट खुलवाया जाता है। जब कोई पर्सन पर मंथ जो है वो अपनी कुछ सेविंग्स उसमें रखना चाहता हो या कभी भी मंथ में कितनी भी बार जब अपनी सेविंग्स वो बैंक में जमा करवाना चाहता हो तो वो जनरली सेविंग अकाउंट खुलवाता है। सेविंग अकाउंट में ना ट्रांजेक्शन्स के ऊपर लिमिट होती है। सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स पे लिमिट होती है। जैसे अगर आपको पैसे जमा करवाने हो तो प्रेजेंट टाइमिंग में कुछ करीबन जो है वो मंथली 5 या 6 बार ही आप पैसे जमा करवा सकते हो। उससे ज़्यादा पैसे जमा करवाओगे तो फिर चार्जेस लगती है, ठीक है, क्योंकि आप सेविंग करवा रहे हो, रोज़ रोज़ सेविंग नहीं होती। तो महीने में 5 या 6 बार ही आप पैसे जमा करवा सकते हो, या अगर पैसे निकलवाने हो, पैसे अगर विड्रॉ करवाना हो बैंक में से तो भी कुछ लिमिट होती है। हर बैंक के अलग अलग के हिसाब से कुछ 5 या 6 बार ही आप पैसे महीने में विड्रॉ करवा सकते हो। तो ऐसा अकाउंट वो सेविंग अकाउंट कहलाता है। सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इसके साथ कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ भी देती है, जिन फैसिलिटीज़ में जैसे कि ATM की फैसिलिटी, चेक बुक की फैसिलिटीज़, ठीक है, ये अदर फैसिलिटीज़ आपको मिलती है सेविंग अकाउंट के साथ, बराबर। जनरली जो भी जॉब करने वाले हैं, जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाले पर्सन हो तो वो सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। ये दूसरा अकाउंट आता है, वो अकाउंट आता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वो जो है वो जनरली मर्चेंट या तो कोई जो बिजनेसमैन हो वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं, जिनका बैंक के साथ डेली ट्रांजेक्शन होता हो और डेली में भी, रोज में भी, दिन में जो है वो काफ़ी बार ट्रांजेक्शन होता हो। कोई बिजनेसमैन हो जो बैंक में हर दिन में ही रोज बैंक में जो है वो 10-10, 20-20 बार कभी पैसे जमा करवाने हैं, कभी पैसे निकलवाने हैं, कभी और कुछ काम करना है। तो जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन जिस बिजनेसमैन का बहुत ज़्यादा हो ना तो वो जनरली करंट अकाउंट शुरू करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेसमैन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब कोई नॉर्मल पर्सन हो, जॉब करने वाला पर्सन या और कोई, तो उसे रोज़ रोज़ बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो करंट अकाउंट नहीं खुलवाता, वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है, बराबर ना। करंट अकाउंट में जो है सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती ज़रूर है, चेक बुक की, ATM की, ये नॉर्मल फैसिलिटीज़ मिलती है, लेकिन करंट अकाउंट में जो है वो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब पर्सन सेविंग अकाउंट खुलवाता है ना तो उसे जितने भी अमाउंट वो बैंक में रखेगा ना उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, मिनिमम इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है ना। लेकिन करंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता नहीं है, क्योंकि उसमें तो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना बैंक के साथ, तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। उल्टा बैंक जो है वो करंट अकाउंट के चार्जेस लेती है। जो भी पर्सन करंट अकाउंट खुलवाता है ना, बैंक उल्टा उससे ज़्यादा चार्जेस लेती है, बराबर। उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। या तो फिर तीसरा अकाउंट आता है, वो अकाउंट आता है रिकरिंग अकाउंट। रिकरिंग वो एक तरह की सेविंग अकाउंट की तरह ही है, लेकिन उसमें जो है अमाउंट और टाइमिंग फिक्स होता है। अमाउंट एंड टाइमिंग फिक्स होता है कि जिसमें जब कोई पर्सन को पर मंथ फिक्स अमाउंट सेव करनी हो ना तो फिर वो रिकरिंग अकाउंट खुलवाता है। मतलब जैसे कि भाई मेरी इनकम अगर जो है वो 10,000 रुपये है, कि जिसमें से मैंने सोचा है कि हर महीने 1,000 रुपये मैं साइड में इनकम में रखूँगा, अपनी सेविंग के लिए रखूँगा हर महीने, तो उसमें सेविंग अकाउंट खुलवाने से अच्छा है रिकरिंग अकाउंट खुलवाना।
रिकरिंग अकाउंट में पहले तो अमाउंट फिक्स की जाती है कि आप हर महीने कितनी सेविंग करोगे। जैसे मेरी हर महीने की 1,000 की सेविंग होगी तो ये फिक्स होगा, बराबर। फिर हर महीने फिक्स आपको 1,000 भरना ही है, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें टाइमिंग भी फिक्स होता है कि जैसे कितने टाइमिंग के लिए मुझे भरना है, तो चलो 2 साल के लिए मुझे भरना है, तो 2 साल तक हर महीने मैं 1,000 रुपये भरता रहूँगा, बराबर। और उसके बाद 2 साल के बाद ही मैं उसमें से सब पैसे एक साथ निकाल सकता हूँ। हर महीने 1,000, तो 2 साल तक जो है वो 24,000 रुपये हो जाएंगे। फिर उसके बाद ही मैं उसे वो सब पैसे एक साथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। सेविंग अकाउंट में कैसे होता है, आप कभी भी पैसे डालो, कभी भी पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। रिकरिंग में नहीं, रिकरिंग में हर महीने में एक ही बार आपको जो है वो पैसे बैंक में डालने हैं, और जो टाइमिंग हो उसके बाद ही आप पैसे उसमें से निकलवा सकते हो, तब तक नहीं। तो वो रिकरिंग डिपॉजिटिंग अकाउंट कहलाता है। रिकरिंग का मतलब ये होता है कि एक जैसा रिपीट होते रहना, तो हर मंथ एक जैसा ही जो है वो अमाउंट डालते रहना, तो उसे रिकरिंग कहते हैं। या दूसरा आता है, वो आता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट में जब आप 2 साल या 3 साल का रिकरिंग अकाउंट हो, तो उसमें जब आप पैसे वापस लेने जाते हो ना, तब आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी मिलता है, जो इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में उसमें इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद जैसे दूसरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आया ना, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कि जब कोई पर्सन के पास अपनी कुछ सेविंग एक्स्ट्रा पड़ी हुई हो, नो यूज़ सेविंग जिसे कहते हैं, कि भाई ऐसी सेविंग जिसका कोई यूज़ होने वाला नहीं है, तब वो पर्सन अपनी ऐसी सेविंग वो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा देता है। फिक्स डिपॉजिट में टाइम और अमाउंट फिक्स होती है, जिसमें आपने एक बार पैसे डाल दिए, मेरे पास चलो कि भाई जो है वो 50-60 हज़ार रुपये, 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं ना, तब उस वक्त वो अमाउंट बिना यूज़ है मेरी, तो मैं बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भर दूंगा। फिक्स डिपॉजिट में एक ही बार आपको पे करना होता है, और उसके बाद टाइमिंग फिक्स होता है कि जैसे मैंने 3 साल के लिए फ़िक्स डिपॉजिट करवाई, तो वो 3 साल तक वो मेरे पैसे वहीं रहेंगे बैंक के पास, और 3 साल के बाद ही मैं वो पैसे वहाँ से निकाल सकता हूँ विथ इंटरेस्ट, फिर वो मुझे पैसे मिलेंगे, समझ रहे हो ना। और ये फिक्स डिपॉजिट में बाकी तीनों अकाउंट से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसमें इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन बाकी सबसे ज़्यादा होता है। समझ आ रहा है ना ये फिक्स डिपॉजिट। तो ऐसे ये बैंक के 4 अकाउंट कहलाए। ऐसे ही दूसरा पॉइंट देखे बैंक के बारे में, तो वो पॉइंट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक। दूसरा पॉइंट कौन सा, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, कि बैंक कौन कौन सी सर्विसेज हमें देती है। बैंक में जनरल सर्विसेज तो हमने कल समझी थी, अब उसके अलावा की कुछ सर्विसेज देखें, कि जैसे कि पहली सर्विस आती है वो आती है टू इश्यू ड्राफ्ट। ड्राफ्ट या तो डिमांड ड्राफ्ट वो कहो। डिमांड ड्राफ्ट वो क्या कहलाता है, या ये ड्राफ्ट क्या कहलाता है, तो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक चेक कहलाता है ना, या तो प्रिंटेड चेक कहलाता है, जो एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ जो होती है ना। एक बैंक जब दूसरे बैंक की तरफ ये चेक पास करती है तो वो ड्राफ्ट कहलाता है। मतलब ये ड्राफ्ट हर पर्सन कैसे यूज़ कर सकता है, तो जब कोई पर्सन को कोई दूसरी जगह, जनरली दूसरी सिटी में या और कहीं पर जब पैसे भिजवाने हो, और उसमें चेक भिजवाना रिस्की रहता हो, कल हमने डिमांड ड्राफ्ट के बारे में यही बात बताई थी कि उसमें चेक भिजवाना अगर रिस्की हो, क्योंकि चेक के ऊपर एक भी अगर पेन का दूसरा स्क्रैच आ जाए, जरा सा भी फट जाता है, तो वो चेक वेस्ट हो जाता है। इसीलिए फिर पर्सन जो है वो बैंक के पास जाकर ये डिमांड रखता है कि प्लीज़ मुझे एक ड्राफ्ट बना के दो। फिर वो चेक नहीं, वो ड्राफ्ट होता है कि मुझे एक ड्राफ्ट बना के दो, कि भाई मुझे यहाँ से दिल्ली 50,000 रुपये भेजने हैं, तो मुझे 50,000 रुपये का ड्राफ्ट बना के दो। तो मैं बैंक को जाकर 50,000 रुपये कैश दूंगा, या तो बैंक मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपये कट कर देगी और उसका एक ड्राफ्ट बना के देगी, जिसमें मुझे किसको भेजना है उसका नाम प्रिंट किया हुआ होगा, मेरी साइन भी प्रिंट की हुई होगी, और डेट वगैरह भी प्रिंट की गई होगी।
कि जिसकी वजह से ये ड्राफ्ट फिर सामने वाले के सीधा अकाउंट में ही जाएगा। रास्ते में अगर कहीं गुम हो गया या ऊपर कोई पेन का स्क्रैच वगैरह भी आ गया तो भी उसमें फिर ड्राफ्ट नुकसान होता नहीं, सामने वाले के सीधे अकाउंट में ही जाएगा। तो ये एकदम सेफ कहलाता है मनी ट्रांसफ़र के लिए, जिसमें बैंक वो ड्राफ्ट बनाने के कुछ चार्जेस वो हमसे लेती है। बैंक हमसे ड्राफ्ट बनाने के कुछ चार्जेस लेती है, ये ध्यान रखना। मतलब मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भाई मुझे 50,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना के दो ना, तो बैंक उसके ऊपर कुछ 100-200 रुपये चार्ज लेती है ड्राफ्ट बनाने के लिए। समझ आ रही है बात? तो ये ड्राफ्ट की सर्विसेज बैंक देती है जब आपको सेफ मनी ट्रांसफ़र करना हो तो। या दूसरा आता है, वो आता है बैंकर्स चेक या तो पे ऑर्डर उसे कहते हैं। पे ऑर्डर एज इट इज़ इस ड्राफ्ट की तरह ही होता है ना। पे ऑर्डर या बैंकर चेक जो भी कहो, वो ड्राफ्ट की तरह ही होता है, लेकिन जब आपको मनी जो है वो एक ही सिटी में भेजनी हो ना, तो फिर ये बैंकर्स चेक या तो पे ऑर्डर चलता है। एक ही सिटी में जब आपको सिटी के एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई पर्सन को पैसे भिजवाने हो तो उसके लिए पे ऑर्डर आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहता है। उसमें भी आप बैंक को जाकर कह सकते हो कि मुझे एक पे ऑर्डर बना के दो, कि जिसमें आप कहोगे कि भाई मुझे उस दूसरे एरिया में इतने पैसे भिजवाने हैं, उस बैंक में इतने पैसे उस पर्सन को भिजवाने हैं, तो बैंक आपको पे ऑर्डर बना के देगी और आप वो जाकर वहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जिसमें भी पे ऑर्डर के लिए बैंक को चार्जेस आपसे लेती है। अगर आप किसी को पैसे देने के लिए जैसे चेक देते हो ना, मुझे किसी को पैसे देने हो, उसमें मैं उसको 10,000 का चेक बना के दूँ, उसकी जगह पर 10,000 का पे ऑर्डर अगर बना के दूँ तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। चेक बनाने से वही नुकसान होता है, कहीं फट जाए, ख़राब हो जाए, गलत हो जाए तो फिर मुश्किल रहती है। इससे अच्छा पे ऑर्डर सेफ रहता है। लेकिन पे ऑर्डर में बैंक जो है वो थोड़े से ज़्यादा चार्जेस हमसे लेती है। अरे बात समझ में? पे ऑर्डर के बाद दूसरी एक सर्विस आती है बैंक की तरफ से, वो आता है RTGS, जिसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS पहले के टाइम में जैसे बैंक वर्क करती थी ना, तो वो कैसे काम करती थी बैंक के, उस वक्त ये कंप्यूटर्स और ये सब नहीं थे, ट्रेडिशनल वर्क चलता था बैंक का। उसमें सब चीज़ें मैन्युअली होती थी, सब चीज़ें हाथ से होती थी। उस वक्त जब किसी को जो है वो पैसे भेजने हो ना, एक सिटी से दूसरे सिटी तक या पूरी कंट्री में कहीं पर भी कोई भी कोने में पैसे भेजने हो ना, तो उस वक्त जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। जैसे मुझे यहाँ से दिल्ली पैसे भेजने हो तो उस वक्त बैंक में जो है सब काम तो कंप्यूटर से होता नहीं था, मैन्युअली। तो यहाँ से दिल्ली पैसे भेजने हो तो उसके बाद जो है वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन बाद वहाँ पे पैसे पहुँचते थे। तो हर काम बहुत डिले होता था। लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट के टाइमिंग में जब ऑन द स्पॉट आपको किसी को पैसे भेजने हो या जल्दी किसी को पैसे भेजने हो, तो उसके लिए बैंक अब ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें एक सर्विस आती है RTGS की। नाम ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब ऑन द स्पॉट, उसी वक्त। ग्रॉस सेटलमेंट मतलब इजीली आपको जब जो है वो सेटलमेंट करनी हो या दूसरी जगह पैसे भिजवाने हो तो ये RTGS काम करेगी आपके लिए। RTGS में ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में आप मिनिमम 2 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट ही भेज सकते हो। कितनी? 2 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट वो सेफली जब आपको भेजनी हो तो ये बैंक की RTGS की सर्विस आती है। इसमें भी ऐसा ही, मुझे यहाँ से दिल्ली अगर समझो 3-4 लाख रुपए भेजने हैं तो यहाँ से दूसरे किसी के थ्रू भेजना तो थोड़ा रिस्की रहता है ना, बराबर। और यहाँ से दिल्ली आने जाने में भी चलो टाइम लगे, तो इससे अच्छा हम बैंक में कह सकते हैं कि भाई सामने वाले को, उस पर्सन को जो है मुझे इतने लाख रुपए भेजने हैं, 3-4 लाख रुपए भेजने हैं, तो वो बैंक RTGS के थ्रू सेंड करती है। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू ऑन द स्पॉट मेरे अकाउंट में से उतने पैसे कम हो जाते हैं और सामने वाले के अकाउंट में उतने पैसे आ जाते हैं, बराबर। और इसके लिए ये सब काम ऑनलाइन होता है ना, कंप्यूटर्स के थ्रू ये वर्क होता है, तो इसके लिए जिसको भी ये पैसे भेजने हो ना, उसका जिस बैंक में अकाउंट हो तो उस बैंक का एक पर्टिकुलर IFSC कोड होता है। IFSC कोड ये आप लोगों ने शायद अभी सुना होगा
कि कोई भी बैंक होती है ना, उस बैंक का पर्टिकुलर एक स्पेशल कोड होता है, जिस कोड को कहते हैं IFSC कोड। तो इसमें जब मनी ट्रांसफ़र ऑनलाइन करवाने हो ना, तो उसके लिए IFSC कोड ज़रूरी होता है। आपके घर पे या चेक करना है, आपके बैंक की जो पासबुक होगी ना, उस पासबुक में आपका नाम जहाँ लिखा हुआ होगा, बैंक की डिटेल लिखी हुई होगी पासबुक के फर्स्ट पेज पे, उस पर नीचे IFSC कोड लिखा होगा। ये कोड ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। ओके, इसमें इस कोड से पता चलता है कि वो पैसे सही जगह और सही ब्रांच में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ठीक है ना। और ऐसे ही दूसरी सर्विस आती है, वो आती है NEFT, RTGS की सिमिलर सर्विस NEFT, जिसको कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT कहते हैं। ये सर्विस RTGS की बिल्कुल सिमिलर सर्विस है, लेकिन NEFT में 2 लाख से कम की अमाउंट भेजनी हो तो इसके थ्रू भेजी जाती है। 2 लाख से कम कितनी भी अमाउंट हो, भले आपको 1 रुपया भी किसी को अगर ट्रांसफ़र करना हो तो, ठीक है। RTGS में क्या होता है, 2 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट भेजी जाती है, जबकि NEFT में 2 लाख से कम की अमाउंट भेजी जाती है, बराबर। NEFT में भी किसी को भी आपको अगर पैसे भेजने हो, पूरी इंडिया में कहीं पर भी किसी को भी अगर आपको पैसे भेजने हो, तो वो पैसे आप किसके थ्रू भेज सकते हो, इस बैंक के थ्रू। और उसमें भी आपको सामने वाले पर्सन का IFSC कोड चाहिए होता है, बराबर, कि जिससे जो है वहाँ पर वो पैसे भेजे जाए। इसमें जनरली RTGS और NEFT में ना ऑन द स्पॉट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी वक्त रियल टाइम में उसी वक्त मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन अगर कभी लेट भी हुआ ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 डे या उससे भी ज़्यादा 2 डेज़ में, 48 आवर्स में RTGS या NEFT ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बैंक कैसे काम करती है पता है, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मतलब कि भाई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, कंप्यूटर, इंटरनेट से ये वर्क करती है। और बैंक पूरी इंडिया में एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाती है, और उस ग्रुप में एक एक बैच के थ्रू, समझना, एक एक बैच के थ्रू वो ट्रांसफ़र करवाती रहती है। मतलब समझो मैं सूरत सिटी में रहता हूँ, मैंने NEFT ट्रांसफ़र किया, मैंने यहाँ से अहमदाबाद किसी को पैसे भेजने थे, तो भाई मैंने जो है वो ये पैसे भेजे NEFT के थ्रू पे, मैंने 10,000 रुपये भेजे किसी को। तो पूरी सूरत में जो भी बैंक हैं, उन बैंक में जो है ये इन्फॉर्मेशन, मेरी इन्फॉर्मेशन जैसे जो है वो वहाँ तक पहुँचती है कि हाँ भाई सूरत से ये पैसे वहाँ भेजे जा रहे हैं। तो सूरत से भेजने वाला मैं अकेला नहीं होगा, कितने सारे लोग जो है वो भेजते होंगे ना। तो ये सब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जब भेजे जाते हैं ना, तो उनका एक एक बैच बनता है। हर बैच में 10-10 रिक्वेस्ट होती है। मतलब समझो सुबह 12 बजे से, अगर दिन को 12 बजे से अगर काम शुरू हो रहा है, तो हर मिनट में 10-10 लोगों की जो है वो चेक करके, इंटरनेट के थ्रू ही चेकिंग की जाती है, ये इंसान ये इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, और चेक करके उसको सेंड किए जाता है ऑन द स्पॉट। तो उसके बाद मैंने कभी अगर सेंड किए, तो कितनी बार जो है वो मनी ऑन द स्पॉट ट्रांसफ़र नहीं होती, लेट ट्रांसफ़र होती है। क्यों ट्रांसफ़र लेट होती है, क्योंकि जब वो इंटरनेट के थ्रू एक एक ट्रांसफ़र होते हैं ना, 10-10 का एक एक बैच ट्रांसफ़र होता है ना, तो मेरा बैच अगर लेट हुआ, तो जब तक मेरा नंबर आएगा उसके बाद मेरे मनी जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। सही बात है ना। तो इस तरह से ये इंटरनेट के थ्रू ये वर्क किया जाता है। ओके, तो बैंक की ये बहुत ही यूज़फुल सर्विसेज में एक आती है RTGS और NEFT की सर्विसेज। इनके बाद की सर्विस आती है, वो आती है बैंक ओवरड्राफ्ट की सर्विस। बैंक ओवरड्राफ्ट की सर्विस वो कहलाती है कि जिसमें कोई भी पर्सन के बैंक अकाउंट में जितने पैसे हो ना, उससे ज़्यादा पैसों की जब उसे ज़रूर हो, उसके पास जितने पैसे हो उससे ज़्यादा पैसों की जब उसे ज़रूर हो, तो वो बैंक में से ले सकता है, जिसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक छोटी सी लोन की तरह ही होता है, ठीक है। लोन की तरह ही होता है कि जब हम लोग पहले बैंक को जो है वो एप्लीकेशन लिख कर देनी होती है कि भाई प्लीज़ मुझे जो है वो इतना ओवरड्राफ्ट चाहिए, मतलब मेरे अकाउंट में आज जो है वो 20,000 रुपये हैं, लेकिन मुझे अर्जेंटली 30,000 रुपये की ज़रूरत है, 10,000 रुपये मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो बैंक को एप्लीकेशन लिखनी होती है कि भाई प्लीज़ मुझे ये एक्स्ट्रा चाहिए, क्या आप मुझे दोगे। तो बैंक एज अ ओवरड्राफ्ट वो आपको देती है।
कि 20,000 आपके अकाउंट में है लेकिन आप फ़िलहाल 30,000 रुपये लेके जाओ, बराबर। ये ओवरड्राफ्ट कहला है। इस ओवरड्राफ्ट का हमें बैंक को कुछ चार्जेस देना पड़ता है और बैंक टाइमिंग देती है कि आपने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं तो इतने टाइम के बाद फिर से ये 10,000 रुपये बैंक में जमा करवा देना, ठीक है। तो एक छोटी सी लोन की तरह ही हुआ ना ये। ओवरड्राफ्ट की तरह ही दूसरा आता है, वो आता है कैश क्रेडिट। ओ कैश क्रेडिट एज इट इज़ ओवरड्राफ्ट की तरह ही है। ये भी तो वही हुआ ना कि भाई जो है वो बैंक से उधार पैसे लेना, आपके पास जितनी अमाउंट हो उससे ज़्यादा पैसे जब आप बैंक से ले रहे हो तो वो आपका कैश क्रेडिट ही कहलाया। लेकिन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में फ़र्क ये है कि ओवरड्राफ्ट की लिमिट कम होती है, मतलब जनरली बैंक आपको कहती है कि 2-4 दिन या एक हफ्ते में आप अपने पैसे वापस कर दो, जबकि कैश क्रेडिट में जो है वो बैंक आपको ज़्यादा टाइमिंग देती है कि 1 महीने के अंदर उसके बाद आप अपने पैसे वापस कर देना, उससे ज़्यादा मोहलत मिलती है हमें। बाकी कैश क्रेडिट भी ओवरड्राफ्ट की तरह ही होता है। मेरे अकाउंट में अभी 20,000 रुपये हैं लेकिन मुझे अर्जेंटली 10,000 और भी चाहिए, 30,000 चाहिए, तो मैं बैंक से ये क्रेडिट ले सकता हूँ, सही बात है ना। लेकिन क्रेडिट हमेशा लायबल पर्सन को ही मिलती है, ये ध्यान रखना। ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लायबल पर्सन मतलब जो लायक हो, बैंक को जिस पे विश्वास हो, उसी पर्सन को ही वो बैंक देती है और उसके बदले में बैंक उससे कुछ चार्जेस लेती है, ठीक है। और बैंक की इस सर्विस के बाद दूसरी सर्विस आती है, वो आती है लोन की सर्विस। कि जब कोई पर्सन को अपने कोई भी तरह के काम के लिए पैसों की ज़रूर हो तो वो बैंक से पैसे ले सकता है, जिसकी पेमेंट ऑन द स्पॉट नहीं लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में की जाती हो, जिसे हम लोग EMI कहते हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में जब जो है वो पेमेंट की जाती हो तो वो एक तरह की लोन कहलाए। जैसे मुझे घर खरीदना है और घर खरीदने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूर है, वो 10 लाख रुपए ऑन द स्पॉट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं बैंक से उधार मांगूंगा कि भाई अभी मुझे 10 लाख रुपए दे दो, उसके बाद ये 10 लाख रुपए मैं आपको एक साथ नहीं लेकिन EMI में दूंगा, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, टुकड़े टुकड़े में दूंगा, सही बात। 10 लाख रुपए है तो फिर हर महीने में आपको थोड़े थोड़े रुपए करके देता जाऊंगा फिर जब तक ख़त्म हुए। तो ये एक तरह की लोन कहलाती है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट से लोन में टाइमिंग बहुत ज़्यादा होता है और अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है। ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट ये भी तो एक तरह के उधार लेना ही होता है ना, लेकिन लोन उसमें ज़्यादा अमाउंट आप उधार ले सकते हो और टाइमिंग भी काफ़ी सालों का होता है, सही बात है ना। कि जिसमें आज के टाइम में बैंक आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन प्रोवाइड करती है, हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ के लिए आपको लोन चाहिए हो, जो भी चीज़ के लिए, मतलब कहला है कि भाई जैसे अगर आपको लोन चाहिए हो कोई घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, इवन कंप्यूटर खरीदने के लिए, घर में AC खरीदने के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए कि आगे चलो कॉलेज में ज़्यादा खर्चा होगा तो उसके लिए भी जो है वो लोन देते हैं। जो भी काम करना हो हर काम के लिए अब लोन बैंक प्रोवाइड करती है और उसके बदले में बैंक इंटरेस्ट लेती है, ब्याज लेती है, बराबर ना। तो ये सब बैंक की स्पेशल सर्विसेज कहलाई ना। समझ में आया ना ये बैंक की सर्विसेज के बारे में। तो आज जैसे बैंक की ये सर्विसेज देखी ना, वैसे ही इसका आखिरी पॉइंट जिसे हम लोग इंटरनेट बैंकिंग कहेंगे कि आज इंटरनेट के मीडियम से बैंक के कौन कौन से वर्क होते हैं, वो एक आखिरी पॉइंट अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।